नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। आज हम बात करेंगे कुछ मनोविज्ञान के बारे में। साइकोलॉजी और कुछ एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जो हर पेशे में, हर प्रोफेशन में, चाहे वो इंजीनियर का प्रोफेशन हो, चाहे फायर फाइटर्स का एग्जाम्पल हम देंगे, या फिर मेडिकल प्रोफेशन में भी हम आ जाएंगे। ये कुछ एक कल्चर बन जाता है और कुछ फैमिलियरिटी आ जाता है। हमको एक कंफर्ट जोन आ जाता है, या हमारा जो वजूद है उसके साथ ऐसा जुड़ जाता है कि कुछ चीज़ें को हम आसानी से छोड़ नहीं सकते हैं। कुछ हमारे काम करने के, जिसको टूल किट कहते हैं, हमारा कुछ एक ये रहता है, कुछ हमारा प्रोटोकॉल रहता है, उसको हम हमारा वजूद बन जाता है, या उसको हम अपना औजार भी मान सकते हैं, या टूल मान के चल सकते हैं। और वो अगर आप सबूत भी देंगे कि ये चीज़ शायद हम कुछ चीज़ छूट रहा है या कुछ चीज़ काम नहीं कर रहा है, तो भी एक ऐसा साइकोलॉजिकल ये हो जाता है, मनोवैज्ञानिक एक इतना जड़ ले लेता है अपने मस्तिष्क में कि वो एक हम इंस्टिंक्ट से हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये अभी जो हम अभी, जब मैं बताया, जैसे मैं 5 साल से महामारी में कुछ देख रहा था, मेडिकल प्रोफेशन को काफ़ी लोग दोष दे रहे थे कि ये ऐसा कई ऐसे एक्शंस लिए जिससे कि शायद फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ज़्यादा हुआ। लॉकडाउन से लेके टीके से लेके, और अभी सबसे ये आजकल बात चल रहा है, ये टीके के शायद का कुछ कुछ दुष्प्रभाव है कि नहीं है, ऐसा ऐसा बात चल रहा है। और इसमें भी जो मेडिकल प्रोफेशन का जो एक प्रकार से उसका मनोविज्ञान हम समझने की कोशिश कर रहे थे, कि हम खुद जानते हैं उन लोगों को जो कि काफ़ी ईमानदार है, काफ़ी ऑनेस्ट है, फिर भी वो कुछ चीज़ें को आसानी से छोड़ नहीं सकते हैं। कुछ विश्वास है या कुछ इतना गहरा हो जाता है। तो उसके बारे में मैं जैसे पहले भी एक किताब का जिक्र किया था, ये हर हर पेशे में, हर पेशेवर लोग को हो जाता है, जो बहुत अपने काम में बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत निपुण रहते हैं। एक उनका रिदम बन जाता है, एक उनका साइकिल बन जाता है। उस साइकिल से वो बहुत मुश्किल है उनको। और जैसे हमने पहले भी एक बार बताया था कि आजकल हर टेक्नोलॉजी जितना एडवांस हो रहा है, उसका उतना स्पेशलाइजेशन हो रहा है। वो एक इसमें पूरा नज़र उसका एक तरफ रहता है, आजू बाजू का चीज मिस करने की संभावना ज़्यादा रहती है। और ऐसे में कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए जाते हैं जो कि शायद हानिकारक हो सकता है। और और मेडिकल प्रोफेशन में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेडिकल प्रोफेशन में इसीलिए अ, जो भी कोई रिसर्च किया जाता है, और जो भी कुछ निर्णय लिया जाता है, जो भी कुछ इंटरवेंशन किया जाता है आम लोगों पे, जनता में, या पेशेंट्स में, या कोई रिसर्च में, तो उसमें एक कमेटी बैठता है जिसको कि इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी कहते हैं, जिसको कहते हैं। उसमें खाली डॉक्टर नहीं रहते हैं, साइंटिस्ट नहीं रहते, हर बैकग्राउंड के लोग रहते हैं। पूरा जिसको कि रेंज होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर खाली आप साइंटिस्ट पे छोड़ दो, डॉक्टर पे छोड़ दो, कई चीज़ें मिस हो जाता है, क्योंकि उनका एक लगाव रहता है, एक जकड़ रहता है अपने, जो भी अपना गाइडलाइंस है, या अपना किताब है, किताब में क्या लिखा है, या अपना कोई औजार है, टूल किट। और हमने जैसे बताया था कि जितना स्पेशलाइजेशन होता है वैसा नज़र टनल हो जाता है। तो इसीलिए उसमें आपका सोशल साइंटिस्ट रहेगा, लॉयर रहेगा, आपका सिटीजन का कोई रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, आम जनता का रिप्रेजेंटेटिव होगा, कोई सोशल वर्कर होगा, वो सब मिलके निर्णय लेते हैं कोई इंटरवेंशन में। तो अभी मैंने शायद पहले आपसे बात किया था इस किताब के बारे में, रेंज। तो उसमें जनरल जो व्यू होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता स्पेशलाइज्ड वर्ल्ड में।
और अभी हमको एक इसमें पूरा चैप्टर में देख रहा था, एक वो बहुत ही मेरे को लगा कि अभी के लिए ये बहुत ही उपयुक्त चैप्टर है, जो कि हमको उससे अपना जो मन और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है या कल्चर जो है एक पेशे का, या चाहे वो अभी फिलहाल मेडिकल प्रोफेशन के बारे में हम बात कर सकते हैं, पहले हम दूसरे प्रोफेशन में लोगों ने इसके ऊपर शोध किया है, ये मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर शोध किया है। और इसमें चैप्टर का टाइटल है लर्निंग टू ड्रॉप योर फेमिलियर टूल्स। इसका मतलब है लर्निंग टू ड्रॉप योर फेमिलियर टूल्स। ये स्पेशलिस्ट को कह रहा है, पेशेवर को कह रहा है कि आपको सीखना पड़ता है कि जो चीज़ आपने सदियों से सीखा है या जो औजार आपने हमेशा इस्तेमाल किया है, ऐसा भी कई मौके आ सकते हैं, ऐसा भी कई सिचुएशन आ सकते हैं जब वो आपको, वो जो टूल जिससे कि आपने कई लोगों की जान बचाई होगी, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके खुद के जान के लिए या अपने दूसरों के जान को खतरा भी पहुंचे, उसको आपको छोड़ना है, फेंकना है। ये वो कहता है इस चैप्टर में, और कुछ उदाहरण दिए है। सबसे पहला उदाहरण उन्होंने दिया है कि एक कोई एक्सरसाइज कराते हैं हार्वर्ड स्कूल में बिजनेस में, कि ऐसे कार रेसिंग के ऊपर दिया है, पर उसका क्या है कि कार रेसिंग करना नहीं करना है, उसमें कुछ इनकम्प्लीट डेटा देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा डेटा पॉइंट है और बहुत सारे डेटा ऐसे दे देते हैं जो कि लोगों को लगेगा कि रेसिंग करना चाहिए, मैंने इंजन फेलियर के चांसेस के ऊपर, तो कुछ डेटा वो छुपाते हैं। और कई लोग इतने डाइवर्ट हो जाते हैं कि वही डेटा के ऊपर निर्णय लेते हैं जो डेटा दिया गया है, और वो गलत निर्णय होता है, क्योंकि वो जो इंस्ट्रक्टर है बाद में पूरा डेटा देता है, देखता है कि जिस टेम्परेचर में कार रेस कर रहे हैं उसमें 99% चांस है इंजन फेलियर का, कार रेस हारने का। तो ये मैंने संक्षेप में बताया, ये काफ़ी। और ये वो इसलिए सिखा रहे थे, ये वाला एक्सरसाइज इसलिए किया है कि एक एक्चुअल ऐसे बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो चुका है। ये नासा का एक उड़ान अंतरिक्ष में सैटेलाइट, जनवरी 28 1986 में, शायद फ्लोरिडा में, चैलेंजर नाम था उसका, चैलेंजर 28, जनवरी 1986 में चैलेंजर रॉकेट रॉकेट अंतरिक्ष में कुछ ही क्षणों में जाने गए, अंतरिक्ष में जाने के बाद दो टुकड़े हो गए, और उसमें जितने भी 7 एस्ट्रोनॉट थे सब मारे गए, पूरा ब्लास्ट हो गया, और एक्सप्लोडेड 73 सेकेंड्स इनटू इट्स मिशन। और 27 जनवरी का प्रिडिक्शन क्या था कि बहुत ही कोल्ड वेदर होने वाला है, अनयूजुअली कोल्ड वेदर इन फ्लोरिडा। और लॉन्च 28 को था, तो वो प्रिडिक्शन था कि बहुत ही ठंडा होने वाला है वातावरण। तो उसमें क्या था कि फिर जब एक्सप्लोजन हो गया उसके बाद काफ़ी छानबीन हुआ, और उसमें पता क्या आया कि डेटा पॉइंट्स नहीं थे। कोल्ड, ये जो इसके पहले भी कई लॉन्च किए गए थे, कोल्ड वेदर में लॉन्च किए गए थे, और उसमें कुछ इंजीनियर ने, एक कोई इंजीनियर ने उसको देखा था, बाद में कुछ उसमें से धुआं वगैरह आया था, या थोड़ा काला ये पड़ गया था। कहाँ पे पड़ गया था, कुछ ऐसे रबर के कुछ रिंग्स होते, कुछ होते, कुछ टेक्निकल है, मेरे को थोड़ा जो समझ में आया मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ, कि कुछ जॉइंट्स में कुछ रबर ये होते थे, रिंग्स, ओ रिंग्स लिखा हुआ है चैलेंजर के। और वो क्या होता था कि जब वो सैटेलाइट लॉन्च होता था तो वो प्रेशर से वो थोड़ा ये होता था, रबर के होते थे वो रिंग, तो वो एक्सपेंड होता था और उसमें से जो भी प्रेशर या गैस निकलता था। और उसको क्या है, जब कुछ कोल्ड क्लाइमेट में अगर ये किया, तो वो उसमें इंजीनियर ने देखा बाद में उसमें, क्योंकि उसमें क्या फ्रीज हो जाता था वो रबर, तो वो एक्सपेंड नहीं होता था, तो उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ता था। तो उसमें थोड़ा बहुत उसने देखा था कि थोड़ा डिस्कलरेशन हो गया, थोड़ा काला हो गया, तो उसको थोड़ा ये था कि इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है किसी दिन ये रिजिड हो, ये काम ना करे, ये रिंग, और दोनों पार्ट को जोड़ रहा था वो,
कुछ ऐसा उसका ओरिंग डैमेज होने के चांसेस, थोड़े थोड़े डैमेज हुए थे, जो कि पर वो पहले के कुछ सैटेलाइट में कुछ ऐसा लौट आए थे सेफली, कुछ ऐसा नुकसान नहीं हुआ था। पर उसको एक दिमाग में आ गया था कि ये कुछ शायद इतना कोल्ड टेम्परेचर में कभी अगर हम ले जाएंगे तो कहीं ऐसा हो सकता कि नहीं। तो वो फिर लॉन्च के एक दिन पहले काफ़ी बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें सब इंजीनियर से सब उन्होंने डेटा पॉइंट्स, ये पॉइंट्स जो कि नॉर्मल चेक क्वांटिटेटिव डेटा, पूरा क्वांटिटेटिव डेटा दिया ही है। और इसके पास कुछ उसके पास सपोर्टिंग ये डेटा पॉइंट्स नहीं थे कि इतने, और वो उसको एक सेंस था, एक सेंस ऑफ ये था कि कहीं ये ऐसा ना हो जाए। पर उससे जब पूछा गया कि आपके पास सपोर्टिंग डेटा क्या है, तो वो उसके पास नहीं था, तो वो चुप हो गया फिर। तो आप देख रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी में इतने ये हो जाते हैं, इनका विजन हो जाता है कि डेटा छोड़ के, हार्ड डेटा के छोड़ के बाकी चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। और बाद में जो जांच में या एक्सपर्ट जो कहते हैं, ये किताब में जो दिया है, इन्होंने रेफरेंस भी दिया है इसके बारे में। तो वो क्या हुआ था, कोल्ड वेदर में वो रिंग नहीं हुआ और वहां से वो क्रैक कर गया या जो भी हो गया, दो टुकड़े हो गए उसके और एक्सप्लोजन हो गया, क्योंकि दो ही डेटा पॉइंट थे। तो इनकम्प्लीट डेटा था। मतलब वो उसका जो टेस्टिंग हुआ था या सिमुलेशन हुआ था, वो सब टेम्परेचर में हुआ था, एक्सट्रीम कोल्ड में नहीं हुआ था। पर एक्सट्रीम कोल्ड में एक किसी इंजीनियर को थोड़ा सा शक था, पर वो उसको चुप करा दिया गया एक प्रकार से कि आपके पास सपोर्टिंग डेटा कहाँ है। तो ये एक क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ये हो जाता है, एक ग्रुप थिंक हो जाता है। और जो प्रेजेंटेशन किया जाता है उसी डेटा पे नज़र चला जाता है। तो एक वो जो पूरा रेंज ऑफ थिंकिंग है ना, ये थिंकिंग में भी रेंज होना चाहिए हमको, हर टाइप का पॉसिबिलिटी की। हम तो ये सोच रहे हैं, हम हमेशा वो जो प्रोफेशनल होता है इतना लीन हो जाता है, उसको एक ये होता है कि हम तो सक्सेस होगा, टेक्नोलॉजी फेल नहीं हो सकता है। पर ऐसा छोटा छोटा चीज भी कई बार अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। तो ये तो इससे और भी अच्छे एग्जाम्पल्स बहुत दिए हैं, वो फायर फाइटर्स से दिए हैं इन्होंने। ये इन्होंने दिए हैं कि फायर फाइटर्स, ये तो मैंने बताया, फायर फाइटर्स साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन का साइकोलॉजी भी होता है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है, बिहेवियर साइकोलॉजी। उसके एक एक्सपर्ट थे, कार्ल विक, एक एक्सपर्ट है। उन्होंने नोटिस किया है कि कुछ फायर फाइटर्स जो स्मोक जंपर्स होते हैं, जो जैसे वहाँ पे फॉरेस्ट फायर यार बहुत होते हैं वहाँ पे, या हिल में फायर हो जाते हैं, तो उसमें कुछ पेशेवर होते हैं जो फायर फाइटर्स होते हैं, स्मोक जंपर्स एंड हॉट शॉट वाइल्डरनेस फायर फाइटर्स। फायर फाइटर्स में कई उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया जो कि डेथ्स, फायर फाइटर्स में कुछ ऐसे डेथ्स हुए और किन लोगों को डेथ हुआ है। जो जो फायर फाइटर्स होते हैं उनके पास पूरा एक टूल किट रहता है, बड़ा सा बैग रहता है पीछे, हैवर्सैक जैसे, और उसमें आपको मालूम है फायर फाइटर के पास वो हथौड़ा रहेगा या एक्स रहेगा या कुछ तोड़ के किसी को निकालना है, और भी कई चीज़ें होते हैं, होज वोज होता होगा, तो काफ़ी वो हैवी हो जाता है बैग। तो बोले कि कुछ ऐसे फायर फाइटर्स हैं जो, जबकि उनको अपना जान निकाल के भागने की जरूरत होती है, क्योंकि कुछ फाइटर अपनी जान भी बचाना है। और कई बार ऐसे फायर फैल जाता है कि उसको बंद नहीं बुझा नहीं सकते अकेले वो, तो उस टाइम उनको आधे उनको क्या है, अपना जो बैग है जिसमें अपना पूरा टूल है उसको फेंकना है। और क्योंकि वो रहेगा तो आप तेज नहीं भाग सकते हैं, और आपको फायर आपके पीछे आ जाएगा, आप फायर में फंस जाएंगे। तो ऐसे कई उन्होंने डेथ रिकॉर्ड किए हैं फायर फाइटर्स में, जिन्होंने कि जानते हुए भी अपना टूल नहीं छोड़ा। तो इन्होंने दिया है कि 1949 का किस्सा से चालू किया है, उसके बाद फायर फाइटर्स की ट्रेनिंग में ये सब सिखाया जाता था, फिर भी फायर फाइटर नहीं छोड़े, उसके बाद भी ट्रेनिंग के बाद भी 1990 में भी ऐसे इंसिडेंसेस हुए। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, 1949 में एक मान गुल्च फायर हुआ था, मेड फेमस इन नॉर्मन मैकलिन्स यंग मैन एंड फायर, उसके ऊपर मूवी भी बन चुका है, यंग मैन एंड फायर। स्मोक जंपर्स जो फायर फाइटर्स हैं, पैराशूट से ड्रॉप किए गए। और वो सोच रहे थे कि कहीं हिल में फॉरेस्ट फायर हो गया था। पैराशूटर्स वर ड्रॉप्ड टू फेस अ 10 o'clock फायर, मैंने मीनिंग दे वुड हैव इट कंटेंट बाई 10 AM इन नेक्स्ट मॉर्निंग। एक दिन पहले वो फायर
जो फायर फाइटर्स को पैराशूट से ड्रॉप किया, और उनका जो प्रिडिक्शन था कि 10 बजे, अगले दिन सुबह 10 बजे तक फायर कंट्रोल हो जाएगा, उस प्रिडिक्शन से वो कूदे। until the fire पर जब तक क्या, they would have it contained until the fire jumped across the gulch from one forested hill slope to the steep slope where the firefighters were, and chased them uphill through dry grass at 11 फीट पर सेकेंड। पर क्या हुआ, जहाँ पे उन्होंने लैंड किया था नीचे, और वो फायर पहले वाले हिल में था, और वो फायर उधर फैलने लगा, और अगले हिल की तरफ जो कि ऊपर उनको भागना चाहिए था बचने के लिए। और वो इसका स्पीड कितना था फायर का जो मूव कर रहा था, हर सेकंड में 11 फीट भाग रहा था वो फायर फायर आगे जा रहा था। तो क्रू फोरमैन जो उनका लीडर था फायर फाइटर का, वैगनर डॉज, चिल्लाया, लोगों को बोला कि अपने अपने ये औजार फेंक दो, टूल फेंक दो और भागो। अब बता ना, ऑर्डर दिया उसने। तो उनमें से क्या है, दो ने किया, दो ने फेंका। गरीब पूरा टीम था 12-13 लोगों का, दो ने फेंका एंड भागे, ऊपर भागना था उनको। दोनों इमीडिएटली फेंक दिया और भागे। अदर्स रैन, बाकी जो थे 12-13, वो अब फेंके नहीं, ऑर्डर के बाद भी नहीं फेंके। दैट रैन विद द टूल्स एंड वर कॉट बाय द फ्लेम्स, आग में फंस गए वो। वन फायर फाइटर स्टॉप्ड फ्लीइंग, एक तो भागते भागते बैठ भी गया और थक गया, एग्जॉस्टेड, नेवर हैविंग रिमूव्ड, और वो अपना टूल पैक भी नहीं निकाला था। 13 फायर फाइटर का डेथ हो गया फायर से, 13 मर गए, खाली दो ही अपना टूल फेंक पाए। द मान गिल्स ट्रेजेडी लेड टू रिफॉर्म्स इन सेफ्टी ट्रेनिंग, इसके बाद फायर फाइटर्स का ट्रेनिंग हुआ, उनको बताया गया कि अपना ये फेंक दिया करो औजार, ऐसा अगर मौका आ जाए कि ये औजार से ही नुकसान होने वाला है आपको, आपकी जान खतरे में है, वो औजार को छोड़ दो। बट उसमें ये दिया है कि सेफ्टी ट्रेनिंग चालू किया उसके बाद, ये हादसे के बाद, इसके ऊपर पिक्चर भी बन चुका है। बट वाइल्ड लैंड फायर फाइटर्स कंटिन्यू टू लूज रेसेस विथ फायर व्हेन दे डिड नॉट ड्रॉप द टूल्स, इसके बाद भी कई इंसिडेंट्स हुए कि अपने टूल वो अपने साथ ही रखे और जान भी गंवा बैठे। 1994 का एग्जाम्पल दिया है, कोलोराडो स्टॉर्म किंग माउंटेन हॉट शॉट्स एंड स्मोक जंपर्स फेस्ड, वैसे ही सिचुएशन आया, और व्हेन फायर जंप्ड कैनियन एंड इरप्टेड थ्रू अ स्टैंड ऑफ ओक बिलो देम, द साउंड इन द कैनियन वाज लाइक अ जेट। तो फिर से कई फायर में फंसे थे 1994 में कुछ फायरमैन, एंड अकॉर्डिंग टू अ सर्वाइवर 14 men and women lost their race with the wall of flame, विक्टिम वाज स्टिल वेयरिंग बैकपैक। फिर से 14 लोग का देहांत हो गया, अपना वो टूल फेंके नहीं भागने के पहले, भाग एक ही भाग पाया वो फेंक के। सो विक्टिम हैज चेन सॉ हैंडल स्टिल इन हैंड, चेन स्नो हैंडल, सॉ काटने का होता है, चेन काटने का पता नहीं, अलग अलग है। ही वॉज जस्ट 250 फीट फ्रॉम अ सेफ जोन, खाली 250 फीट बचा था, और वो अगर उसका लोड नहीं होता, टूल किट नहीं होता उसके हाथ में, और तो वो भाग सकता था वो, जल्द और तेज भाग। सुपरवाइजर रोड्स ने क्या कहा, क्वेंटिन रोड्स, ऑलरेडी रन 900 फीट अपहिल, वो 900 फीट आगे चले गए थे उनका लीडर। देन आई रियलाइज आई स्टिल हैड माई सॉ ओवर माई शोल्डर, आई इरेशनली स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ प्लेस टू पुट डाउन वेयर इट वुडेंट गेट बर्न्ड। बोला मैं 900 फीट भाग के भी मेरे को लगा कि मेरे पीछे तो मेरा 100 है, उसको मैं कहीं सेफ जगह में कहाँ रखूँ। सोचो वो आग लग आ रहा है, उसका ख्याल नहीं है, वो सोच रहा हमारा ये औजार जल ना जाए। आई रिमेम्बर थिंकिंग आई कांट बिलीव आई एम पुटिंग डाउन 100, बोला बड़े मुश्किल से हमने 100 कहीं नीचे रखा, बोला इतना हमको उससे ये था कि इसको मैं कहाँ सेफली रखूंगा, मैं तो भाग जाऊंगा इसको छोड़ के, पर इसे तो जल जाएगा, मतलब इतना लगाव एक प्रकार से। टू सेपरेट एनालिसिस, उसके बाद मनोवैज्ञानिक ये किया, यूएस फॉरेस्ट सर्विस एंड ब्यूरो ऑफ लैंड मैनेजमेंट कंक्लूडेड दैट द क्रू वुड हैव मेड इट intact had they simply dropped their tools and ran from the start। उनका कहना था कि पूरे के पूरे जितना 13 लोग फिर से मारे गए, अगर वो शुरू से ही फेंक देते तो सबके सब बच सकते थे।
सो ये एक हुआ 1994 में, फिर 19 फायर्स इन द 1990s में और चार ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे। 23 फायर फाइटर्स रिफ्यूज ऑर्डर्स। बताइए, ऑर्डर भी रिफ्यूज कर दिया टू ड्रॉप द टूल्स एंड पेरिस्ड बिसाइड देम, उसी के साथ शहीद हो गए वो। 23 फायर फाइटर ऑर्डर के बाद भी, चार ऐसे इंसिडेंट्स में टोटल मिला के। इवन व्हेन रोड्स इवेंचुअली ड्रॉप्ड हिज चेन स्नो ही फेल्ट लाइक ही वाज डूइंग समथिंग अननेचुरल। जो इनका सुपरवाइजर है वो खुद फेंकते टाइम भी सोच रहा था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, अपना टूल छोड़ रहा हूँ। वीक फाउंड सिमिलर फिनोमेना इन नेवी। नेवी में भी ऐसे ये हुए हैं। नेवी में ऑर्डर दिए गए जब जहाज डूब रहा था कि सेलर्स को लाइफ बोर्ड में या कोई दूसरे इसमें निकालते हैं, उनको ऑर्डर दिया गया कि अपने जूते फेंक दो खोल के उसमें, क्योंकि ऐसे खीले लगे रहते हैं। तो वो नेवी के जो नेवल सेलर्स थे उन्होंने नहीं उतारा जूता, और जो लाइफ बोट में गए वो उसके जूते से वो गड्ढे हो गए उसके खीले से, और वो डूब गए। तो ये इतना लगाव हो जाता है अपने टूल से, अपना वजूद से, अपना ये से हर पेशे में। इसीलिए, और एक बहुत ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। एक जो रोप वॉकिंग करते हैं, हाई हाई रोप वॉकिंग करते हैं, एक कोई वर्ल्ड फेमस कोई हाई रोप वॉकिंग वाले थे, द वर्ल्ड फेमस हाई वायर परफॉर्मर, जो कि ऊपर वायर में चलते हैं ना, वो सर्कस में जैसे चलते हैं वायर में। तो 120 फीट गिरे एक कोई परफॉर्मर। और वो कैसे गिरे, वो जब उनका बैलेंस जा रहा था, उन्होंने, आपने देखा होगा जब वो सर्कस में जब चलते हैं तो वो एक हाथ में वो बैलेंसिंग पोल रहता है, वही उनका टूल रहता है, उसी से उनका पूरा लगा उसका वजूद है। तो बोला वो जब वो गिर रहे थे तो पोल तिरछा हो गया, पोल को अगर छोड़ देना था, और उसके नीचे उनका वो था, जो सेफ्टी वायर पकड़ना था उनको। When he teetered and grabbed first at his balanced pole, पोल को जो गिर रहा था उसको पकड़ रहे थे। देन द वायर बीनीथ हिम, उसके बचाव का सेफ्टी वायर था उसको नहीं पकड़ के पोल पकड़ने गए, और नहीं पकड़ पाए पोल को। तो ही फिर गिरने लगे, और गिरते गिरते थोड़ी देर के लिए उनका पोल भी हाथ से छूट गया। एंड फिर हवा में ही उन्होंने फिर से पोल पकड़ लिया। मतलब वो वायर, सेफ्टी वायर नहीं पकड़ के वो पोल पकड़ लिया, और ड्रॉपिंग, और वो उनका बिल्कुल गिरे, और फिर ऑन द स्पॉट उनका देहांत हो गया वो। तो इसका क्या मनोवैज्ञानिक है, इनका लिखा है, ड्रॉपिंग वन टूल्स इज अ प्रॉक्सी फॉर अनलर्निंग। मतलब हम इतने सालों से सीखे हैं, ये इससे पोल से सीखे हैं, या फायर फाइटर ने पूरा ट्रेनिंग टूल से किया है, पूरा उसका वजूद उसमें फंस गया है। इज अ प्रॉक्सी फॉर अनलर्निंग, एडेप्टेशन फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब आपको एक चीज आपने बहुत अच्छा कर लिया, निपुण हो गए आप, वही जो स्पेशलिस्ट होता है ना, वो उसको छोड़ेगा तो उसका जीरो हो जाता, उसका वजूद चला जाता, उसका पूरा ताकत उसी टूल में रहता है। एक हाथ पैर ढीले हो जाते हैं उसके, वो टूल छोड़ दिया। तो जैसे एक हम पढ़ते थे बचपन में कि सैमसन के बाल काट दिए, उसका पूरा ताकत चला गया, इतना सैमसन था वो मेंटेनेंस। तो तो इसका ऐसे दिया है कि एक कुछ ऐसा पार्ट ऑफ द बॉडी हो जाता है वो, जो, तो इन द वेरी अनविलिंगनेस ऑफ people to drop their tools that turn some of these dramas into tragedy। इससे क्या ट्रेजेडी हो जाता है, अगर ऐसा ट्रेजेडी हो जाए। तो इसमें कई ऐसे एक्सपेरिमेंट दिए, फायर फाइटर्स का दिया, ये दिया स्पोर, फिर एक कोई बात किया फैमिलियर टूल्स, और एक नासा का कई एग्जाम्पल दिया कि हार्ड डेटा के ऊपर ही आदत हो जाता है, क्योंकि ये जितने हाई एंड ये होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, ये सब हार्ड डेटा, अगर कोई बोलता है कि हमको लगता है ये, तो उसको सीरियसली नहीं लिया, पर उसको लेना चाहिए था सीरियसली। इसीलिए हर टाइप का पर्सपेक्टिव है। तो उसके बाद एक कोई
और का इंटरव्यू लिया था इन्होंने, जो शोधकर्ता थे, जैसे मैंने बताया, ये मनोवैज्ञानिक पॉल ग्लीसन, वन ऑफ द बेस्ट फायर फाइटर्स इन द वर्ल्ड। तो ग्लीसन जो था, वो कहते हैं कि जब हम लीडरशिप करते हैं तो हम डिसीजन मेकिंग नहीं बोलते हैं। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि डिसीजन के लिए फिर आपका पूरा एल्गोरिथम होता है, आपका डेटा क्या है। हम कहते हैं कि हम सेंस सेंस मेकिंग कर रहे हैं। हम सेंस हम मैंने कॉमन सेंस यूज करना है। डिसीजन मेकिंग नहीं करते, हम कॉमन सेंस मेकिंग बोलते हैं, या सेंस मेकिंग दिया है इसने, सेंस मेकिंग। कि आप इतने भी उसमें ना चले जाओ कि आपका कॉमन सेंस छोड़ दो, आप इतना मतलब स्पेशलाइज हो गया। कई बार कॉमन सेंस से क्या होता है कि डिसीजन में क्या होता है, अपना फिर ईगो भी आ जाता है कि हमने डिसीजन लिया, अभी हमारा एज अ। और फिर आपके जो दूसरे आपके कलीग्स होते हैं, आपके जो दूसरे साथी होते हैं, वो फिर आपको चैलेंज नहीं करते कि डिसीजन ले लिया। पर अगर आप सेंस मेकिंग करोगे तो उन लोग का भी आप सुन सकते हो, और उनका भी ये ट्रांसपेरेंट रख सकते हो, और लाइटली रखना है अपना जो ओपिनियन को। स्ट्रांग करोगे तो फिर ग्रुप थिंक चालू हो जाता, फिर पूरा वातावरण ऐसा हो जाता कि जो लोग को अल्टरनेटिव ओपिनियन होता वो चुप हो जाते हैं इनहिबिशन से, क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रांग एल्गोरिथम, कोई डेटा नहीं होता है। तो ये एक ड्रॉबैक हो सकता है, ज़्यादा स्ट्रांगली इफ़ यू आर क्लिंगिंग टू डेटा और इवन। और ये मैं फिर इसमें मेरे को अभी का ये क्या है, काफ़ी कुछ सिमिलरिटी लगा कि हमारा जो मेडिकल ट्रेनिंग होता है, डॉक्टर्स का ट्रेनिंग होता है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल कोई चीज़ बचाव का एक होता है, वैक्सीन होता है। और अभी तो ये वैक्सीन बहुत जल्दी रोल आउट किया है, और इसका अभी अगर डेटा देखा जाए, डेटा बहुत आया, हमने भी कई बार बताया कि जहाँ जहाँ रोल आउट किया वहाँ केसेस बढ़ गए, वो पूरा हार्ड डेटा है। अभी देखिए, डेटा पे भी नहीं बिलीव कर रहा है, क्योंकि उनका एक इतना टूल हो गया अभी। जैसे अफ्रीका में नहीं हुआ, अफ्रीका में कोई ज़्यादा केसेस भी नहीं, डेथ्स नहीं, और जो भी कंट्रीज में ज़्यादा हुए, कई बार ये रोल आउट के बाद बढ़ गए। और अभी कॉमन सेंस ऐसे आ रहा है कि अभी हम यंग लोगों को देख रहे हैं, उसको एक बार सोचना चाहिए कि शायद कुछ दुष्प्रभाव हो रहे हैं कि नहीं। तो आप देखेंगे अभी जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो सोच ही नहीं सकते कि इसका हमारा टूल है, ये हम इसको कैसे छोड़ें। तो वो एक मेरे को लगता है अभी ये साइकोलॉजी काम कर रहा है, मतलब इनके ऊपर हमको हमदर्दी होता है, हमको अभी ये नहीं लगता है कि ये जानबूझ के कर रहे हैं, सही में बहुत सिंसियर है, ये इनका पूरा वजूद उसी में है। वैक्सीन से कई जाने बची है, कई ऐसे सिचुएशंस में, जैसे एक बार एक हमारे स्वीडन से एक आए थे प्रोफेसर साहब, वो अफ्रीका में काम करते थे। उन्होंने बताया कि वहाँ पे के मेल नरिश बच्चों में बहुत डेथ होता, मीजल्स में, रोज रात को उनको नींद नहीं आता था। अस्पताल में काम करते थे रोज। और फिर जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया मीजल्स, तो वो रोने का आवाज रोज आता था। जितनी माताएं जिनके बच्चे हर दिन किसी बच्चा का देहांत होता था रात को, और मदर रोती थी और सो नहीं पाते थे। फिर जब वैक्सीनेशन लॉन्च हुआ है तो वो डेथ्स बंद हो गए मीजल्स से। क्योंकि मीजल्स एक ऐसा बीमारी है, अफ्रीका में अंडर नरिश बच्चे ज़्यादा होते हैं, हमारे इंडिया में भी अंडर नरिश्ड है कुछ कुछ पॉकेट्स से। तो वह बच्चे को अगर मीजल्स हो जाता है तो 400 गुना ज़्यादा जानलेवा होता है नॉर्मल चाइल्ड से। अमेरिकन बच्चे को मीजल्स होने से नहीं इतना होगा, एक दो डेथ हुए हैं अभी, वो दूसरे वजह से हुए हैं, वहाँ जो टेक्सास में आउटब्रेक है। पर हमारे यहाँ कहीं कहीं कुछ कुछ पॉकेट्स में, वेल टू डू बच्चों में शायद नहीं भी होता डेथ। पर वो एक दिमाग में बन जाता है कि ये जो लोग ऐसे एक्सपीरियंस है, जो लोग ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड एरिया में काम किए, जो उनको एक बैठ जाता है कि ये बहुत ही हमारा टूल है, ये एक वन टूल है, हम इसको छोड़ ही नहीं सकते। तो अभी ये इसके कोविड के टीके को लेके मेरे को लगता है कि ऐसा ये हो गया है। और डेटा के दिख रहा है कि डेटा में के अलावा सेंस भी यूज़ करो। हमको जो भी डेटा दिया जा रहा है, इनकम्प्लीट डेटा को भी हम बिलीव करने को तैयार है, मतलब जो मेडिकल प्रोफेशन है इनकम्प्लीट डेटा को भी बिलीव कर रहा है। नॉर्मल डेटा कलेक्ट ही नहीं कर रहा है सोच, क्योंकि उसके लिए एक पूरा वजूद है कि ये कैसे हो सकता है कि वैक्सीन जानलेवा हो सकता है, मतलब इतने इसमें इससे फायदा ही होना चाहिए। या फिर जिस साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया है उसने हाईली प्रमोट किया है कि ये तो हो ही नहीं सकता, फिर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम करेंगे तो हमारे पास तो कुछ नहीं रहेगा फिर ऐसा। जबकि
फायर फाइटर का टूल छोड़ के भागेगा तो जान बच जाता, उसके चक्कर में खुद का ही जान गया। यहाँ पे क्या, अगर आप इसको ठीक से नहीं जांच करोगे तो कई दूसरे का भी जान जा सकता है। तो ये सब हमारे इसमें आ रहा था, तो इसमें अभी ये थोड़ा साइको, और फिर इसमें बीच में तो है जो आपदा में अफसर हो रहे हैं, जो फार्मा कंपनी ने इतना इन्वेस्ट किया है, इतना इन्वेस्ट किया है वैक्सीन में, तो वो भी एक उसके लिए भी वो टूल बन जाता है कि वो छोड़ ही नहीं सकता भी वैक्सीन को। वो एक सब इसी में फंस गए, सब इसी साइकोलॉजी में फंस गए। और बहुत पैसे लग गया, बहुत, ये गवर्नमेंट ने भी बहुत पैसा इन्वेस्ट, तो गवर्नमेंट भी ये टूल को नहीं छोड़ेगा। और डॉक्टर्स को भी वो भी डेवलप किया है जिन्होंने, और जिन्होंने गाइडलाइंस पढ़े हैं कि यही गाइडलाइन होता है, भी हम ये बीमारी है, वैक्सीन से ही ठीक हो सकता है, और वैक्सीन को हम कैसे छोड़ दें। पर अभी हमको दूसरे सोसाइटी के दूसरे एक्सपर्ट्स को भी लेना है, साइकोलॉजिस्ट को लेना है, लीगल एडवोकेट्स लेना है, ले पर्सन्स को लेना है, और सिंपल डेटा कलेक्ट करना है। जबकि हमारे पास कोविन प्लेटफॉर्म है, डिजिटल है, कि कितने लोग वैक्सीनेटेड है, कितने अनवैक्सीनेटेड, इनको आगे क्या हुआ, ये इस टाइप का डेटा से। कुछ कुछ कंट्री तो डिस्ट्रॉय करने चले थे डेटा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, क्वींसलैंड में। और अभी अमेरिका में कुछ हो रहा तो पता चल रहा है कि मायोकार्डाइटिस के 75%, तकरीबन 74% मायोकार्डाइटिस जो सडन डेथ हो रहे हैं वो कोविड टीके से हो रहे हैं। ये सीनेट हियरिंग में अंडर ओथ लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट ने ऑटोप्सी और प्रूफ करके दिया है। तो इसके बाद भी जो नज़रअंदाज कर रहे हैं हम इसको, तो ये थोड़ा मेरे को लगता है ये वैसे ही है कि फायर फाइटर देख रहा है कि अभी हम कोई टूल छोड़ के हम भाग सकते हैं, फिर भी टूल फेंक नहीं रहा, वो मैंने उसको अपनी जान की पड़ी नहीं है। तो अभी इसमें तो और इसमें भी मेरे को लगता है कि अगर कोई डॉक्टर के अपने घर वाले को भी ऐसा हो गया हादसा वैक्सीन से, तो उसको भी नहीं वो मानने को तैयार होगा कि इससे हुआ, क्योंकि ये ऐसा एक वजूद हो जाता है हर प्रोफेशन में, तो हर लगाव में। तो थोड़ा सा हमको सीरियसली हर चीज़ को नहीं लेना चाहिए प्रोफेशन में, हमारा ओपन माइंड भी रखना चाहिए। मैंने सीरियसली इन द सेंस कि हम जिसमें उत्तीर्ण है उसको इतना हमने ट्रेनिंग किया, ये किया, पर उसको अनलर्न भी करना है जब हमारे को सबूत आए कि इससे नुकसान होने लगे हैं अभी। तो हर चीज़ का कभी अच्छा होता है, कभी नुकसान होता है। तो अभी हमारे को वो स्थिति है कि अभी हमको खाली डॉक्टर्स का ही ओपिनियन लेना चाहिए अभी, क्योंकि मीडिया वीडिया सब, क्योंकि डॉक्टर्स का वो फायरमैन का टूल जैसा है कि आग लगा है, भाग रहा है, फिर भी हम टूल को नहीं छोड़ रहे हैं, और उसी चक्कर में हम उस टूल के साथ ही हम आग में फंस रहे हैं। तो शायद अपने घर वाले को भी फंसा रहे हैं, अपने पेशेंट्स को भी फंसा रहे हैं, और बिगड़ समझे कि हम नुकसान कर रहे हैं, ये भी एक है, वो एक डिनायल हो जाता है कि नहीं, ये तो हमारा वजूद है। वो ये ह्यूमन बीइंग इतने रैशनल नहीं होते, और पर्टिकुलरली स्पेशलिस्ट रैशनल नहीं होते, क्योंकि उनका एक ही इसमें इतना लगन हो जाता है, एक धर्म जैसे हो जाता है कि धर्म नहीं छोड़ेंगे अपना प्रोफेशन में, ये हमारा टूल है, ये हमारा धर्म का निशानी है। तो आज इतना ही कहना था हमको, धन्यवाद।